तो कल ये वाली टेबल मैंने आपको दिखाई थी, कुछ देखी थी सबने। तो मोहसिन, आप मुझसे पूछ रहे थे कि इसमें एक्सेल शीट बनानी है क्या। एक्सेल की इसमें शीट नहीं बनानी थी, बेसिकली मुझे ये समझाना था और आपको चाहता भी था कि आप समझ जाओ कि डेटा क्लीनिंग कैसे होगी, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस, और इसके अंदर इस टेबल को देख के मैं क्या क्या बता सकता हूँ। डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ क्या, डेटा की क्लीनिंग कर सकता हूँ, डेटा को प्रिपेयर कर सकता हूँ, मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकता हूँ, एरर। सबसे पहले तो है ना, स्टेप बाय स्टेप मुझे ये बता दो इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज कहाँ कहाँ पे है और कितनी है। सर क्वांटिटी में नल है। क्वांटिटी में डुप्लीकेट नल। वैल्यूज एक ये यहाँ पे है 2, देन यहाँ पे है मेरे पास में 2। अगर मैं क्वांटिटी की बात प्राइस में 50-20, डिस्काउंट में 5। डिस्काउंट में 5 है डुप्लीकेट वैल्यूज, और प्राइस में प्रोडक्ट डुप्लीकेट प्रोडक्ट वैल्यूज, में प्रोडक्ट में भी है डुप्लीकेट वैल्यूज, रीजन में भी डुप्लीकेट रीजन वैल्यूज में आ भी रही है है। कुछ कुछ, है ना। अब इसमें ये बताओ, पहली चीज तो हो गई डुप्लीकेट वैल्यूज। दूसरी चीज, मिसिंग वैल्यूज कहाँ कहाँ पे है, जहां जहां नल लिख रहा है ये सारी मिसिंग वैल्यूज है। अब इसके अंदर एरर हैंडलिंग में कैसे करूंगा, एरर जहां जहां पे आ रहा है उनको सही, कहाँ है एरर। नल तो हो गया मेरा मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। एरर वो हो गया या तो किसी डेट का फॉर्मेट करेक्ट नहीं है, या कोई नाम सही नहीं लिख रखा, या फिर ये कॉलम की जो हेडिंग दे रखी है यहाँ पे कोई दिक्कत है। मान लो अगर डेट के अंदर मैं इसकी कैटेगरी दे देता हूँ कि ये कोई करेंसी है, वो चीज एरर है, उसको मुझे सही करना है। वैसे ही अब आप देखो, एक क्वेश्चन आपके लिए और है। कल मैंने एक एग्जांपल लिया था ना 30 स्टूडेंट्स वाला, सबको याद है, अभी वापस बता भी दिया। तो उसमें था एवरेज निकाला था सबका लेके, है ना। अब एक बात बताओ मेरे को, समझ लो ये ऑर्डर आईडी 1 है, यहाँ पे इस डेट को इसका बिल हुआ। प्रोडक्ट क्या है, टी शर्ट। देन क्वांटिटी इसकी 3, देन 20 प्राइस है इसकी, देन डिस्काउंट इसका 5 है। अब यहाँ पे कैटेगोरिकल एनकोडिंग वेरिएबल अगर मुझे लगाना है तो मैं डिस्काउंट के आगे क्या लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में परसेंटेज। देन परसेंटेज यहाँ पे मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया। हो सकता है मैं यहाँ पे सबके आगे परसेंटेज लगा दूं, दोनों चीजें हो सकती है। देन यहाँ पे रीजन है ईस्ट। सिमिलरली ऑर्डर राइट, ये चीज है। लेकिन थर्ड ऑर्डर आईडी के अंदर मेरे पास में टी शर्ट ही है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नल है। देन प्राइस भी इसका यहाँ पे जो था वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे था डिस्काउंट वो यहाँ पे है। देन रीजन भी इसका सेम है। तो नल वैल्यूज को मैं अगर मुझे अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा के फुलफिल करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसके अंदर, क्या है। नहीं, वन नहीं मानना होगा क्या। ये सारी टेबल आपने देख ली, इसमें टी शर्ट पहले तो देखो कहाँ कहाँ पे है। पहली बात तो मैं ये आपको बताता हूँ नल वैल्यू को कैसे फिल करना है, ठीक है। उसमें जरूरी नहीं है कि जो आप एंटर करोगे वो करेक्ट हो, लेकिन ऑलमोस्ट आप उसके आसपास रहोगे, आप नियर वैल्यू के आसपास रहोगे। उससे होगा क्या, आपका डेटा, कोई भी मिसिंग वैल्यू बीच में नहीं आएगी। उससे होगा क्या, आउटपुट आपका बना हुआ जो आप ग्राफ बनाओगे वो एकदम सही बनेगा। बीच में ऐसा नहीं कोई वैल्यू मिसिंग होगी तो आपका ग्राफ बीच में टूट रहा है, टूटेगा नहीं फिर। लेकिन लगभग लगभग आप उसके नियर अबाउट रीच कर जाओगे। तो अब देखो, टी शर्ट यहाँ पे मेरे पास में 3 है, देन यहाँ पे टी शर्ट मेरे पास में नल है, देन यहाँ पे टी शर्ट मेरे पास में वापस से 1 है। तो अगर मेरे पास में टी शर्ट की दो ही वैल्यूज है, यहाँ पे 3 और 1, देन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एवरेज स्टूडेंट्स का निकाला था वैसे फुलफिल कर सकता हूँ। एक तो मैं करूंगा 3, देन +1 डिवाइड बाय 2। देन मेरे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ना तो 3 आ रही है ना 1 आ रही है। एक तरीका मेरे पास में ये है इसको फिल करने का, ठीक है। दूसरा, सिमिलरली अब मेरे को बता दो प्राइस के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। यहाँ भी मेरे पास में आ रहा है समझ में सबको, यस सर। नम्रता। यस। यस सर। यस। यस सर यस। सिमिलरली निखिल, यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू क्या आएगी नल के अंदर।
यहाँ पे मेरे पास में 5 आएगी क्योंकि टी शर्ट का डिस्काउंट 5 है, देन और यहाँ पे भी मेरे पास में 5 आ जाएगा। अब अगर कोई मुझे बोले कि सर आपने टी शर्ट ही चूज क्यों किया, इन सबका एवरेज लेके यहाँ पे वैल्यू फुलफिल क्यों नहीं की, तो उसका कारण क्या है, मेरे पास में कैटेगरी यहाँ पे डिफाइंड है ना, प्रोडक्ट का है ना, किट मेरे पास में स्टॉक कितना है, जीन्स का मेरे पास में कितना है, देन यहाँ पे कितना है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप देखते हो नल वैल्यू आ गई है ना, मेरे पास में प्रोडक्ट ही नहीं है लेकिन उसकी क्वांटिटी डिफाइंड है, देन प्राइस डिफाइंड है, डिस्काउंट भी है उसका, और मुझे इसका रीजन भी पता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपके पास में रिपीटेड वैल्यूज कितनी है, टी शर्ट और जीन्स। देन यहाँ पे एक तो आप ये तरीका कर सकते हो कि इसको हटा ही दो क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ही डिफाइन नहीं है ना, तो आप फिर आगे प्रेडिक्शन कैसे करोगे, 4 क्वांटिटी है लेकिन किस चीज की है मुझे ये नहीं पता। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, जो मैक्सिमम नंबर पे आपको अपीयर हो रही है चीजें वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। आप टी शर्ट को मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक आइडिया लग रहा है, क्वांटिटी को रिलेट नहीं कर रहा, प्राइस देखो आप एक आइडिया लगा के यहाँ पे टी शर्ट किस हिसाब से फुलफिल कर रहे हो, क्योंकि इसका पहली बात तो प्राइस है 20, यहाँ भी आपको दिख रहा है प्राइस 20, देन दूसरा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे 5% डिस्काउंट सबको मिल रहा है, यहाँ भी मुझे 5% डिस्काउंट मिल रहा है, देन यहाँ पे रीजन मेरे पास में ईस्ट है, यहाँ भी ईस्ट है, तो आप अगर इसको आप टी शर्ट बना सकते हो तो आप यहाँ पे टी शर्ट मेंशन कर दो, एल्स आप इसको कंसिडर मत करो, लेकिन मुझे कंसिडर करना है, मैं डिलीट भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी डाटा की कंप्लीटनेस खत्म हो जाएगी अगर मैं इसको इग्नोर करूंगा, तो मैं एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लेके यहाँ पे टी शर्ट मेंशन कर दूंगा, तो ये मेरा डाटा अब क्या हो गया, कंप्लीट लग रहा है मुझे, अगर मैं यहाँ पे टी शर्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख दूंगा, यहाँ पे 20 लिख दूंगा, देन यहाँ पे 5 लिख दूंगा, पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज इसके अंदर क्या होगी, ऑर्डर आईडी मेरे पास में कोई भी ठीक है, डेट हो सकता है रिपीट हो रही है, देन यहाँ पे भी प्रोडक्ट में चीजें रिपीट हो रही है, सिमिलरली इधर भी कहीं हो रही है, इधर भी कहीं, इधर भी कहीं, इधर भी कहीं, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर अगर मुझे कैटेगरी डिफाइन करनी है रीजन के ऊपर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो इसको 1 2 3 मान लेंगे, इसको 1 बेस को 2 ना कुछ। हाँ, ये तो हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज कर दी मैंने, ठीक है। एक आप एस्टिमेट अंदाजा लगा के फुलफिल कर सकते हो, और नल वैल्यूज को फिल कैसे करना है ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। दूसरी आप आते हो रिमूविंग डुप्लीकेट्स, चेक फॉर एंड रिमूव एनी डुप्लीकेट रोज, यहाँ पे मेरे को डुप्लीकेट रोज कोई नहीं मिल रही, ऐसा कहीं पे भी डेटा नहीं है जो पूरा पूरा मेरे पास में रिपीट हो रहा हो, और है भी ये बहुत छोटा डेटा मेरे पास में, सिर्फ 6 रोज का डेटा है, 4 दिखा रहा हूँ ऐसे 6 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में 6 रो का डेटा है, आप देख रहे हो कहीं पे भी वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही, यहाँ पे इनकेस अगर डेट रिपीट हो रही है मेरे पास में लेकिन प्रोडक्ट वेरी कर रहा है ना। सिमिलरली आप देखो के अंदर भी यहाँ पे आप बोल दो कि सर ये चीज सेम है, अगर आप समझ लो ये सारी चीजें भी सेम होती, डेट से लेके रीजन तक, प्रोडक्ट से लेके रीजन तक, प्राइस डिस्काउंट ये सब सेम होता, लेकिन ऑर्डर आईडी तो मेरे पास में अलग अलग है ना, वो तो रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब सारी वैल्यूज मेरी अलग है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर पर्टिकुलर किसी आप कॉलम को देख रहे हो, डेट को देख रहे हो, तो नो डाउट इसमें रिपीट होगी, रीजन को देख रहे हो तो नो डाउट रिपीट होगी, ठीक है। तीसरी चीज मेरे पास में आती है एनकोडिंग कैटेगोरिकल वैल्यूज, आप करेक्टिंग एरर्स वाली चीज के अंदर देखो, करेक्टिंग एरर्स में क्या आ जाएगा आपके पास में, आप इनको न्यूमेरिकल वैल्यू डिफाइन कर सकते हो कि यार ये नंबर्स है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ ABC या XYZ, तो ये एरर बताएगा या फिर उसको डिटेक्ट ही नहीं करेगा, वहीं आप कोई इंटीजर डाल दो, नंबर डाल दो 0 से लेके कोई भी 100 तक या इन्फिनिटी तक, तो ये उसको इंटीजर की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को ही कंसीडर करेगा, तो एरर करेक्शन का ये मेथड है, लेकिन उसके लिए आपको क्वांटिटी, प्राइस या फिर डिस्काउंट के अंदर ऊपर मेंशन करना पड़ेगा कि ये मेरी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, और प्रोडक्ट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरे, हाँ, रीजन के अंदर मुझे डिफाइन अगर करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर एनकोडिंग मुझे लगानी है तो मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट दी रैंडम वैल्यूज दैट आर ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, ईस्ट को 1 मैंने बोल दिया, वेस्ट को मैंने 2 बोल दिया, एंड नॉर्थ को मैंने 3 बोल दिया, तो मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, पहली बात तो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ मैं सीधा लिख सकता हूँ 1 देन 2 देन 3, और मैं नीचे मेंशन कर दूंगा ये सारी चीजें।
तो ये टेबल कैसी बन गई मेरे पास में, आइए मेरा इसको नहीं लगाऊंगा। अब इस आप टेबल को देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, ईस्ट की जगह मैंने 1 लिख दिया, देन वेस्ट की जगह मैं 2 लिख दूंगा, देन यहाँ पे 3, देन 1, देन 1। तो ऐसे मैं इसकी कैटेगरी डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नीचे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैंने क्या क्या किसको नाम दिया है ना। सिमिलरली मिसिंग वैल्यूज को आप हैंडल कैसे करोगे वो भी मैंने देख लिया है यहाँ पे। और डुप्लीकेसी तो है नहीं अपने डेटा के अंदर, तो डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होगी। तो ऐसे मैं कर सकता हूँ डेटा को थोड़ा सा क्लीन। तो अगर ये 100 की टेबल होगी या 200 की, तो मतलब इसके वो एक्सेल के अंदर ही बताऊंगा, है ना। ये एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा ऐसा करेंगे अपन आगे जाके डेटा की क्लीनिंग के अंदर। इसमें तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगा दिया, वैल्यूज जो है मेरी उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लगा दिया, क्वांटिटी वाइज। जैसे अगर 50 पर दो वैल्यूज ऊपर शो होगी, डेट वाइज मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स है मेरे पास में डेट के अकॉर्डिंग मैं उनको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अब ये देखो नेक्स्ट टेबल मेरे को, इमेजिन यू हैव अ डेटा सेट विद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो मैंने आपको छोटे स्केल पे बताया, वहीं आपके पास में बहुत सारी वैल्यूज आ जाएगी। अगर मुझे चेक करना है कि यार ईस्ट वाली कितनी चीजें हैं, तो या तो मैं ईस्ट टाइप करूंगा या फिर मैं सीधा 1 टाइप कर दूंगा, तो मेरे को ईस्ट ईस्ट वाली वैल्यूज दिख जाएगी, बाकी वैल्यूज नहीं दिखेगी। तो इसमें दो दो रिमूव कर दीजिए। हाँ, कौन कौन सी रिमूव हुई है, टी शर्ट जीन्स। डेट आप देख रहे हो 1 1 टी शर्ट और जीन्स, देन इसमें आपने बोला था कि आप इसमें हम्म, आपने या तो हो सकता है आप इसको रिमूव कर दो। देखो दूसरी चीज क्या है मेरे पास में, मैंने ऑर्डर आईडी को जैसे ही हटाया तो मेरे पास में हो सकता है कुछ मैचिंग वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ पे इस टेबल के अंदर आप देखो, एक तो ये वाली टेबल आ रही है मेरे पास, एक ये वाली रो आ रही है, देन ये वाली रो आ रही है, उसके बाद में अब बताना कौन सी रो आ रही है। नॉट वाली नहीं आ रही है। ये वाली नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही उसका भी एक रीजन मैंने बताया था। आप चाहो तो उसको कंसिडर कर सकते हो अगर आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। अगर बहुत ज्यादा वैल्यूज मेरे पास में नल आ रही है तो मैं उसको रिमूव भी कर सकता हूँ। आपके पास में दोनों वैल्यूज है, दोनों आपके पास में ऑप्शन है। मैंने आपको पूरी टेबल के अंदर डेटा कहाँ कहाँ पे कैसे फिल करना है जिससे मेरे पास में पूरी पूरी टेबल कंसिडर हो, ये चीज बताइए। आप चाहो तो जो जो जहां जहाँ पे नल वैल्यूज आ रही है उनको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरी टेबल को कंसिडर करूँ, सारी नल वैल्यूज को फुलफिल करूँ। ऐसे तो आप बोल दोगे कि सर पूरी टेबल ही हटा दो, मेरे को बनानी नहीं है, तो वो चीज थोड़ी होगी, है ना। ये तो एक एग्जांपल के लिए मैंने लगाई है, बाकी नल वैल्यूज को फिल कैसे करना है वो अपन को मेन कॉन्सेप्ट समझना है। डुप्लीकेसी तो मैं हटवा दूंगा आपको जब एक्सेल पढ़ाऊंगा तब, है ना। अब मुझे ये चीज बताओ, पास में स्टूडेंट आईडी है इस टेबल के अंदर, दूसरी मेरे पास में नेम है, देन इनके मार्क्स है मैथ्स, इंग्लिश और साइंस के। अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ना कंफ्यूजन में पहले दूर कर देता हूँ आप सबका। आप सब पास आउट हो, 12th पास आउट हो, है ना, रिपोर्ट कार्ड सबके पास में है। वहां पे एवरेज स्कोर कैसे निकलता है, इसके अंदर एवरेज स्कोर कैसे निकलेगा, ये नल वैल्यूज को मैं फुलफिल करूंगा तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आएगी मेरे पास में। तो सबका प्लस करके सर ये इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। किनको ऐड करके कर दूंगा, ये बॉब वाला है, इसके अंदर 92 समझ और लो। 88 को ऐड कर लेंगे, उसको 2 का तो मेरे डिवाइड को कर देंगे। एलिस के मार्क्स सारे पता है, ठीक है, ये सारे नाम है यहाँ पे। अब मैथ्स की जो नल वैल्यू है इसको फुलफिल करने के लिए मैं क्या करूँ, वहां तो आपके पास में प्रोडक्ट था जो वेरी कर रहा था या मैच हो रहा था, या तो था टी शर्ट या जीन्स या टी शर्ट या जीन्स। वहां पे मैंने टी शर्ट और जीन्स वाले को कंसीडर किया या फिर टी शर्ट वाले को कंसीडर किया, देन उनका एवरेज निकाल के यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब मुझे बताओ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सबके नाम अलग अलग है, यहाँ पे मैं नल वैल्यू कैसे फुलफिल करूंगा तीनों जगह। इसमें सर जैसे बॉब वाला है, इसके अंदर इसके मैथ और साइंस के मार्क कैलकुलेट करके इसको डिवाइड कर देंगे ना 2 से। ऐसा करूंगा, नहीं पॉइंट्स में आ सकता है, उसको आप राउंड ऑफ कर दो। क्या आएगा? या फिर कोई ऐसा बोल रहा है कि सर इन सब को कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 5 कर दो, ये तो सर मैथ्स ऐसे मैथ्स तो के फिर मार्क्स।
हो सकता है नहीं, आप अपने मार्क्स बताओ नहीं ना, सर, आपके स्कूल के ऐसे अंदर नहीं क्या हो होता सकता। था? ऐसे नहीं होगा ना, ऐसा क्यों होगा? नहीं, ऐसे कैसे है ना, होगा सर, ये तो क्यों? कंपेयर नहीं कर ऐसा सकते ना किसी इसीलिए और नहीं से। होगा। आप अपनी क्लास में हो, आपके 5 दोस्त हैं, सब पढ़ने वाले हैं, सबके 100 मार्क्स में 100 मार्क्स आ रहे हैं, आपने पेपर ही नहीं दिया। अब अगर कोई एवरेज निकालेगा आपके 5 दोस्तों के साथ में मिलके, तो सबके 100 मार्क्स है, आपने पेपर ही नहीं दिया, समझ लो दिया भी है, उसमें आप सिर्फ अपना नेम और रोल नंबर लिख के आ गए, तो आपके 100 मार्क्स थोड़ी दे देंगे। आपने जिस जिस सब्जेक्ट में स्कोर किया है उसके अकॉर्डिंग देंगे ना। तो मैथ्स के मार्क्स सबके मार्क्स से कंपेयर करके मुझे नहीं निकालने, मुझे ये प्लस ये डिवाइड बाय 2 करना है, देन यहाँ पे मैं वैल्यू को फुलफिल कर दूंगा। पास्ट रिपोर्ट से भी तो देखा जा सकता है। ये पास्ट ही तो है जो हो गया। नहीं, जैसे आप किसी एक स्टूडेंट के इंग्लिश में मार्क्स नहीं आए तो उसे पहले तो दिए होंगे इंग्लिश के एग्जाम होने आप के वैसे भी कर सकते हो, पहले का डेटा नहीं है ना, लेकिन अभी अपने पास वो वाली एक टेबल में ले लूंगा, कंसिडर कर लेंगे अपन, ठीक है। बाद नहीं लगती जैसे देन डेटा क्लीनिंग आ गया मेरे पास में, इसमें तीनों चीजें जो मैंने पिछले एग्जांपल में बताई थी वही सारी चीजें रिपीट हुई है, ठीक है। मिसिंग वैल्यूज को कैसे करना है, एवरेज स्कोर में फाइंड आउट करूंगा, एवरेज स्कोर सबने बता दिया, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। अगर मैं डेव के निकाल रहा हूँ देन दिस प्लस डिवाइड बाय 2, देन अगर मैं बॉब के निकाल रहा हूँ ये, और अगर चार्ली के निकाल रहा हूँ 88 प्लस 85 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3 कोई बोल रहा है क्या? नहीं। देन मेरे पास में आ गया डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांस अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, देन मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। अगर मैं आपको नंबर दे देता हूँ 1 to 5, तो आप उसमें देख के बता सकते हो 1 है मिनिमम वैल्यू, देन मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास में 5 है। उसके अंदर भी आपके पास में ऐसा केस आ जाएगा कि सबसे पहले आपको जम्बल्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में बनाना पड़ेगा, देन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कौन सी मिनिमम वैल्यूज है, कौन सी मैक्सिमम वैल्यूज है। वहीं पे आपको 1000 रोज का डेटा दे दिया न्यूमेरिकल में, 1000 के अंदर नंबर है, कोई लैक्स के अंदर नंबर है, तो उसके अंदर आप ऐसे स्क्रॉल करने थोड़ी बैठोगे कि यार सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, मैं उसको लिख लेता हूँ, फिर सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढता हूँ उसको लिख लेता हूँ। ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में डालना है उसको, देन मिनिमम वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड होके आएगी। दूसरी चीज मैंने कैटेगराइजेशन बताया था अभी अभी जस्ट, एनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। अब इसके अंदर मेरे को बताओ, और एडिंग अ न्यू फीचर, ये चीज नहीं है, फीचर सिलेक्शन के बाद में नई ट्रांसफॉर्मेशन में आती है एडिंग अ न्यू फीचर। ये चारों स्टेप्स है ना, ये अभी आपको इस एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। अपने पास में एक डेटा सेट है, ये वाला देखना सब, डे और टेम्परेचर, ठीक है, ये फ़ारेनहाइट के अंदर है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या फर्क है बताएगा मुझे? तो हम कॉमर्स वाले हैं, आप मुझे साइंस पूछ रहे हो। साइंस का है, ये तो नॉर्मल चीज है, फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर। नहीं, किसी को भी नहीं पता। तो बेसिकली अपन ये चीज देख रहे हैं ना, एक वीक का मेरे पास में टेम्परेचर का रिकॉर्ड है। मंडे को मेरे पास में 68 फ़ारेनहाइट था, देन ट्यूसडे को 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, वेडनेसडे को इतना, थर्सडे को इतना, टिल संडे है, पूरे एक वीक का है। तो इसके अंदर मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ? पहली चीज तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मलाइजेशन कर सकता हूँ। नॉर्मलाइजेशन, सबसे कम टेम्परेचर किस दिन था मैं वो बता सकता हूँ, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब था मैं वो बता सकता हूँ। दूसरी चीज मैं क्या बता सकता हूँ, कैटेगरी में डालोगे कैसे? हम्म, उसको दिख रहा है लेकिन 68 मिलेगा और मैक्सिमम शायद सबसे पहले तो मैंने नॉर्मलाइजेशन कर लिया। नॉर्मलाइजेशन में मुझे पता चल गया यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर इस वीक में 68 फ़ारेनहाइट था, देन मैक्सिमम टेम्परेचर 75 था। मुझे दो ही चीजें पता करनी है, रेंज नहीं निकालनी है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये हो गया मेरा नॉर्मलाइजेशन, पहली चीज इस टेबल के अंदर। देन सेकंड चीज मेरे पास में क्या आती है, कैटेगराइजेशन। कैटेगरी मैंने आपको कल भी डिफाइन किया था, आज वापस से एग्जांपल दे रहा हूँ और ये इंप्लीमेंट भी हो गया, यहाँ पे देख लो। सबसे पहले अगर मुझे कैटेगरी डिफाइन करनी है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, देन कोल्ड, देन मॉडरेट, देन हॉट मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या, मैंने कोल्ड क्या बताया, लेस देन 70 डिग्री फ़ारेनहाइट जहाँ पे भी टेम्परेचर है वो मेरे पास में कोल्ड रीजन है, देन मॉडरेट है 70 to 74,
जिस जिस दिन टेम्परेचर 70 to 74 के बीच में रहा है वो दिन मेरे मॉडरेट थे। जिस दिन मेरा टेम्परेचर 75 से ऊपर रहा है या फिर इक्वल रहा है, ये देखो आप यहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन भी है ना, तो वहां पे हॉट रहा है। तो अब अगर मैं इसके आगे भी एक इक्वल टू लगा दूं तो आप बता सकते हो इस टेबल को देख के, है ना, कि 70 से ऊपर कौन कौन से दिन थे, 70 to 74 के अंदर कौन से डेज थे, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, कौन सा था। सिमिलरली 75 के अंदर भी आप बता सकते हो मुझे कि हॉट रीजन मेरा हॉट डे कौन सा था। ये देखो यहाँ पे मैंने एक नया फीचर ऐड किया। ये क्या चीज है यहाँ पे, एडिंग अ न्यू फीचर। इस टेबल के अंदर तो सिर्फ टेम्परेचर और डे था। सिमिलरली अब हुआ क्या, मैंने एक नया फीचर ऐड कर दिया। उसके पहले मैंने क्या किया, पहले उसकी कैटेगरी डिफाइन की, देन उसका मैंने एक नया फीचर ऐड किया। तो मेरे टेबल के अंदर क्या चीज आ गई, कैटेगरी आ गई। यहाँ पे मैंने क्या बताया, कोल्ड, मॉडरेट या हॉट। क्लियर है? एक नया फीचर मैं ऐड ऐसे कर दूंगा। आया समझ में? यस Yes, सर। डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन है ये, है ना। एग्जाम्पल लिया है मैंने। आगे चले। नया फीचर कैटेगरी यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन हुई, इसको नया फीचर बोल लो या फिर आपने कैटेगरी डिफाइन की वो बोल लो। अब क्या हुआ, एक चीज और मुझे ऐड करनी है इसके अंदर। वो क्या होगी, सपोज यू वांट टू ऐड अ न्यू फीचर दैट इंडिकेट्स वेदर इट वाज अ वार्म डे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नया कॉलम ऐड कर दिया जिसको मैंने बोला कि ये दिन वार्म कौन कौन से थे। तो वार्म, पहली बात तो मुझे कब पता चलेगा वार्म था, तब मैं उसकी पहले कैटेगरी डिफाइन करूंगा। जहां जहां पे वार्म आ रहा है या हॉट आ रहा है, या फिर मैं बोल दूंगा जहां पे भी टेम्परेचर 70 फ़ारेनहाइट से ज्यादा था वो दिन मेरा हॉट है। तो मैंने एक कॉलम बना दिया वार्म डे। देन यहाँ पे मैंने उसको बता दिया कि 68 वाला है क्या, नहीं नहीं है। ये मैं टेम्परेचर देख के भी बता सकता हूँ, या फिर मैं ये देख के बता सकता हूँ 70 नीचे से, तो 70 से नीचे वाले अब देखो तीन मैंने कैटेगरी डिफाइन की थी, से नीचे या 70 to 74 के बीच में या फिर उससे भी ऊपर। अब 70 और 74 के बीच में एक कैटेगरी आ गई मॉडरेट, और 74 के बाद में और कैटेगरी आ गई हॉट की। तो मेरे पास में हुआ क्या, दो कैटेगरी इसके अंदर लाई कर रही है 72 अबव के बीच में। एक तो क्या चीज है मॉडरेट और दूसरी चीज है हॉट। दो कैटेगरी आ रही है मेरे इसमें। अब क्या हुआ, दो कैटेगरी के अंदर मुझे पता है कि अगर मॉडरेट टेम्परेचर है या फिर मेरे पास में हॉट टेम्परेचर है, तो मैं उसको बोल दूंगा कि वार्म डे है, वो मतलब ठंड नहीं है उस दिन। तो मैंने एक कॉलम बना दिया वार्म डे। अब मैंने यहाँ पे अपना जो पार्ट रिकॉर्ड था उसको देख के मैंने यहाँ बता दिया हाँ या ना, नो या यस। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोल्ड डे, तो उसमें मुझे पहले ऊपर बताना पड़ेगा कि टेम्परेचर 68 से नीचे था या 65 से नीचे था। 65 एंड लेस ऐसे करके लिख दूंगा। देन यहाँ पे ये सारी वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी, होगी ना। तो एक नया कॉलम भी आप ऐसे ऐड कर सकते हो खुद के आइडिया से, वार्म डे था या नहीं था। वार्म डे का 70 to 74 था ना, वो तो अपन ने एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दिया था, ये देखो यहाँ पे। मतलब 75 आ रहा है टेबल में, तो उसमें भी यस लिखा हुआ और कभी होम डे में कर लिया। मैंने वही तो बोला ना, अब 70 एंड अबव आपको बोल दिया किसी ने, तो यहाँ पे दो कैटेगरीज आ गई आपके पास में, मॉडरेट और हॉट आ गई। अब यहाँ पे मैंने सारी मेंशन कर दी, मॉडरेट है या कोल्ड है या हॉट है, कुछ भी। अब वार्म डे मुझे बताना है, तो वार्म डे के लिए मैंने एक कंडीशन लगा दी कि यार अगर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर टेम्परेचर है तो वो दिन मैं बोल दूंगा कि वार्म है, मतलब उस दिन ठंड नहीं है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया नो यस नो यस नो। डिपेंड करता है कि मेरा टेम्परेचर क्या था उस दिन, डिपेंड करता है कि मैंने कैटेगरी उसकी क्या डिफाइन की थी पहले। क्लियर है? एक कॉलम और अपने दिमाग से यहाँ पे कुछ और मुझे ऐड ऑन करके बताओ कि सर ऐसा भी, चलो आपने वार्म डे बता दिया, कैटेगरी डिफाइन कर दी, एक यहाँ पे कोल्ड डे। कोल्ड ड्रिंक पी लो। बताइए। कोल्ड डे तो हो गया ना, ये एक डे का तो हो गया मेरे पास में। ऐसे तो आप बोल दो कि सर एक हॉट डे का भी लगा दो, इसके सनी डे और कुछ भी, मतलब वार्म डे का तो मैंने प्रेडिक्ट किया है। इसमें कोई बताएगा ऑनलाइन में एक कॉलम अपने मन से, अगर मैं कुछ बताऊं जिससे मेरे को पता चले कि आज ऐसा ऐसा है, आज ऐसा ऐसा है। एक यहाँ पे मैं बोल दूं सजेशन का कॉलम अगर मुझे ऐड करना हो तो मैं कर सकता हूँ कि यार कोल्ड डे है, हो सकता है अगले वीक भी ऐसा ही हो टेम्परेचर,
तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक तो मैंने अनुमान लगा लिया, प्रिडिक्शन कर लिया दैट द नेक्स्ट मंडे विल बी गोल्ड। तो मंडे को मैं अगर अगले वीक के लिए यहाँ पे सजेशन बॉक्स डालूं, मैं अपना पास्ट रिकॉर्ड ऐड करूं कि यार सजेशन में इस दिन मैंने स्वेटर पहना था, इस दिन वार्म डे नहीं था तो मैंने स्वेटर नहीं पहना, ऐसे करके आप कुछ भी डाल सकते हो अपने आइडिया से। 10 days और नेक्स्ट 10 days का सकता है, लास्ट 10 days में मतलब है उस टेम्परेचर कितना आता है। नेक्स्ट वीक का होता है। नेक्स्ट वीक का आप प्रेडिक्शन करके बना सकते हो, गूगल भी तो ऐसे ही आपको मैसेज भेजता है। तो देखो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे डे था, देन मेरे पास में टेम्परेचर था, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग पूरे वीक का एक रिकॉर्ड है मेरे पास में, मंडे टू संडे तक का, ठीक है। उसमें किस दिन क्या टेम्परेचर रहा वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। देन मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मिनिमम कौन सा टेम्परेचर है, मैक्सिमम कौन सा टेम्परेचर है वो आइडेंटिफाई किया, उसको मैंने क्या बोल दिया, नॉर्मलाइजेशन। देन मैंने क्या किया, उसकी कैटेगरी डिफाइन कर दी इस टेम्परेचर के बेसिस पे। पहले मेरे को ये देखना है कि टेम्परेचर कोल्ड है, हॉट है या फिर मॉडरेट है। वो अगर मेरे पास में 70 से बिलो टेम्परेचर है वो कोल्ड होगा, मॉडरेट मेरे पास में 70 टू 74 होगा, देन हॉट है तो 75 से अबव होगा। अब इन तीनों चीजों को कंसिडर करते हुए मैंने एक कैटेगरी बना दी कि टेम्परेचर उस दिन कैसा था। अगर मैं किसी को ये दिखा दूंगा 68 या 70 तो वो नहीं बता पाएगा। उसको अगर ये पड़ेगा ना कि यार मंडे को ठंड थी, ट्यूसडे को मॉडरेट टेम्परेचर था, तो उसके लिए पढ़ने में भी आसानी होगी, वो समझ इजीली पाएगा। इसीलिए मैंने एक कैटेगरी बना दी यहाँ पे। तीसरी चीज, यहाँ पे नया फीचर मैंने ऐड कर दिया, वार्म डे था या नहीं था, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा टेम्परेचर अगर 70 से ऊपर है तो वो वार्म डे है, अगर 70 से नीचे है तो वो वार्म डे नहीं है। तो बेसिकली मैंने लिख दिया यस या नो, दो ही चीजें इसमें डिफाइन कर दी यहाँ पे। क्लियर, बस यही तीन चीजें की है मैंने इसमें, और कुछ नहीं किया। आया समझ में अगम? यस सर। आगे चले। मैंने जो पहले डेटा लिया था ना वो ये वाला है, स्टूडेंट और नेम सबके सेम है, देख लो आप। लेकिन अब मेरे पास में यहाँ पे क्या आ गई, मैथ्स और इंग्लिश साइंस के मार्क्स नहीं है मेरे पास में, यहाँ पे इनकी एज है और यहाँ पे इनका ग्रेड है। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया, अब इसके अंदर सजेस्ट करके बता दो कि सर आप एज दे दिया, ग्रेड दे दिया इनका, तो यहाँ पे और मैं क्या कैटेगरी डिफाइन कर सकता हूँ, नया फीचर कौन सा ऐड कर सकता हूँ। हाँ, कल पढ़ ली थी क्या वीडियो पूरी? नहीं सर, मैंने फिर नहीं आया आइडिया आया। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, एक एवरेज फाइंड आउट कर लिया। देन अगर मेरे पास में एज है तो मैंने एज का एक कैटेगरी डिफाइन कर दी कि यार 14 टू 15 वाले यंग है, देन 16 टू 17 जिसकी एज है वो इस कैटेगरी के अंदर लाए कर रहे हैं। एक तो ये विजिबल है सबको, ये जूम करूँ थोड़ा, ठीक है। कैटेगरी मैंने ये डिफाइन कर दी इसकी, तो मैंने यहाँ पे एज की एक कैटेगरी डिफाइन कर दी। यंग वाला कौन सा है, जिसकी 15 एज है, देन 17 वाला ये है, देन 16 वाला ये है, देन 15 वाला ये है। एज की कैटेगरी डिफाइन हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट में जाता हूँ एवरेज ग्रेड। सबसे पहले तो मैंने सबके मार्क्स देख लिए, एवरेज मैंने निकाल दिया कि यार 83.6 था। उसके बेसिस पे मैंने सबको बता दिया कि अबव एवरेज है या नहीं है। अगर जिस किसी के भी मार्क्स 83.6 से ज्यादा है तो मैं उसको बोल दूंगा हाँ यार ये अबव एवरेज है, क्योंकि इसके मार्क्स यहाँ पे 88 है, लेकिन एवरेज स्कोर मेरा क्लास का क्या है 83। तो यहाँ पे अबव एवरेज मार्क्स कितने मेरे है 88, तो मैंने इसको बोल दिया यस। फिर मैंने देखा कि यार 75 है तो ये अबव एवरेज नहीं है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, नो। सिमिलरली सबके लिए मैंने ये चीज डिफाइन कर दी। अब ये सारी चीजें, अब एक तो मैं देख रहा हूँ अभी मैनुअली, अब ये ऑटोमेटिकली कैसे डिटेक्ट करेगी सारी चीजें कि मैं अबव एवरेज लिखूं और यहाँ पे यस नो अपने आप हो जाए। तो वो जब मैं एक्सेल पढ़ाऊंगा ना आपको, उसमें ये सारी चीजें आएंगी। तो स्टेप्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो मैंने क्या निकाला इसमें, एवरेज निकाला। दूसरा मैंने क्या किया, कैटेगराइज किया डेटा को बेस्ड ऑन दी एज। तीसरा मैंने क्या किया, नया फीचर ऐड किया। नया फीचर क्या था मेरे पास में, जस्ट अभी बताया था, अबव एवरेज है या नहीं है। आप जो बोल रहे हो सार्थक कि आप A+A-
या फिर B+C+ कुछ भी ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हो, जहाँ पे टेम्परेचर का जैसे मैंने किया था वो सब।